नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल में 28 मंत्री बनाए गए हैं। 18 ने कैबिनेट और 10 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की छाप दिखी। वहीं एक तरफ जहां गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे दिग्गज कैबिनेट से आउट हुए, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गजों की कैबिनेट में एंट्री हुई। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यह कि नई कैबिनेट में पुराने एक्सपीरियंस और नए जोश का क्या संतुलन है। सवाल यह कि सीएम के सामने बड़े चेहरों के साथ संतुलन बैठाने की चुनौती कैसी रहेगी, और कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने की जो कोशिश हुई है वो कितनी कामयाब हुई। वहीं जिन दिग्गजों को जगह नहीं मिली वो कहां एडजस्ट किए जाएंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे की क्या चुनौती है। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मैं और ईश्वर की शपथ लेता हूं। जी हां, मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। संभागवार अगर मंत्रियों की बात करें तो ग्वालियर चंबल से प्रद्युम्न सिंह तोमर, एंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला, वहीं मालवा निमाड़ से जगदीश देवड़ा बतौर डिप्टी सीएम पहले ही शपथ ले चुके थे। अब कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, निर्मला भूरिया, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप और विजय शाह ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी तरह महाकौशल से राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, संपत्तिया उइके, राव उदय प्रताप सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। जबकि भोपाल संभाग से विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, करण सिंह वर्मा, नरेंद्र शिवाजी पटेल, गौतम टेटवाल और नारायण पवार ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं बुंदेलखंड से गोविंद सिंह राजपूत, दिलीप अहिरवार, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। जबकि विंध्य क्षेत्र से बतौर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने 12 दिसंबर को ही शपथ ले ली थी। अब की बार राधा सिंह और प्रतिमा बागरी ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में कई दिग्गजों को झटका लगा है। ऐसे कई चेहरे हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार चुनाव भी जीते, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए। इन चेहरों में गोपाल भार्गव, बिसाहूलाल साहू, भूपेंद्र सिंह, मीना सिंह मांडवे, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, प्रभुराम चौधरी, ओम प्रकाश सखलेचा, उषा ठाकुर और हरदीप सिंह डंग जैसे नाम शामिल हैं। गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे बड़े चेहरों को आउट करना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला रहा। बहरहाल बात सिंधिया समर्थकों की करे तो अब की बार सिंधिया के 3 करीबी ही कैबिनेट में जगह बना पाए हैं। इनमें तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम है। 2020 में जब सिंधिया बीजेपी में आए थे, तब सरकार में 10 सिंधिया समर्थकों को जगह मिली थी। वहीं अब की बार 3 सिंधिया समर्थक ही मंत्री बन पाए हैं। बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम मोहन यादव ने क्या कहा है, ये सुनिए। सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया, और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र मेरी मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मोहन कैबिनेट में नारी शक्ति का प्रभाव भी साफ तौर पर दिख रहा है। अब की बार 5 महिला मंत्री बनाई गई है। बहरहाल अभी मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने वालों में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही रहेगा कि सीएम यादव के सामने इन दिग्गजों के साथ संतुलन बनाकर चलना कितनी बड़ी चुनौती होगी। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद मालू जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आरपी सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मालू जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिरकार फॉर्मूला क्या था, क्योंकि कई वरिष्ठ ऐसे हैं जिनको मौका मिल गया, कई वरिष्ठ ऐसे हैं जो मौका नहीं पा पाए, और दूसरा ये कि मालवा निमाड़ का इस बार दबदबा दिख रहा है, पिछली बार ग्वालियर चंबल का दबदबा दिखता था। उम्र के क्राइटेरिया में भी कई नेता हैं, तो कईयों को उम्र का क्राइटेरिया देते हुए ये कहा जा रहा है कि जगह नहीं दी गई। तो एग्जैक्ट आप लोगों ने जब ये कैबिनेट तैयार की है तो उसमें क्या चीजें देखी हैं जिसके बाद ये 28 नाम सामने आए? देखिए, हमारा एजेंडा है गरीब कल्याण, हमारा एजेंडा है सुशासन, और हमारा एजेंडा है मोदी की गारंटी को पूरा करना। और इसके प्रतिपूर्ति के लिए हमें जैसी कैबिनेट बनाना चाहिए, क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए भौतिक जो हमारे संसाधन हैं उनकी किस तरह से हम लोगों के लिए उपयोग कर पाए उसके लिए, और इसके अलावा हम उनमें से कैसी उर्वरा शक्ति उनमें है उनका उपयोग हम कैसे कर पाए पार्टी के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए, शासन के लिए, उसके लिए हमने ये कैबिनेट को चुना है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हर व्यक्ति को हमेशा ही मौका मिले। कोई ऐसा नहीं है कि कोई केवल मिनिस्टर बनने के लिए ही वो आए हैं कि वो हमेशा मिनिस्टर बनेंगे। हमने ये मिथक को तोड़ा है, एक बार नहीं कई बार। ऐसा नहीं कि उन्हीं को बनाया जाएगा, नए लोग आते हैं। हमारे पास बहुत सारा ऐसा ब्रेन है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी उर्वरा शक्ति वाले लोग हैं जिनका उपयोग हमने पिछली बार नहीं किया, इस बार करेंगे। उनके अनुभव, पिछली बार वालों के अनुभव इस बार काम में लेंगे। पिछली बार यदि कोई नहीं छूट गया है या उनको नहीं लिया, इस बार उनको संगठन के काम में लगाएंगे। हमारे पास हर व्यक्ति के लिए हर काम के लिए कार्य करता है। और ये बात बहुत सही है कि हर किसी को हर बार मौका मिले, ऐसा नहीं हो सकता। नए चेहरे सामने आते हैं। मेरी बात पूरी हो जाती है, एक सेकंड जी। 230 में से 15% को लेना है। अब हमने उसको समावेश किया है, नए को लेना है, पुरानों को लेकर उनके अनुभवों का लाभ लेना। प्रहलाद पटेल कितने पुराने नेता, कैलाश विजयवर्गीय पुराने नेता, उनके साथ नए नेताओं का सामंजस्य किया है न, तो इसलिए हमने उसको बैलेंस करके बनाया है। और जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना कि हर बार कोई मिनिस्टर बने उसी को लेना है, ऐसा नहीं है। मैं उससे इत्तेफाक रख रहा हूं बिल्कुल कि जरूरी नहीं कि सबको हर बार मौका मिले, और क्योंकि लिमिटेशन है 15% कोई दे सकते हैं, तो वो भी बात समझ आती है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये पूछा जाएगा कि जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थे उनको अगर इस बार मौका नहीं मिला, या फिर आपको लगता है कि उनका काम अच्छा नहीं था या कुछ भी वजह रही हो जिसकी वजह से उनको इस बार मौका नहीं मिला, कुछ आप लोगों का फैक्टर रहा होगा, तो फिर विधानसभा का चुनाव तो वो लड़े। अगर वो आकलन करना था तो शायद वहीं पर उनका हो जाता कि आपका काम बेहतर नहीं है, आपको आगे मौका नहीं दिया जा सकता। क्या आपको नहीं लगता कि उनका आकलन वहीं पर होना चाहिए? पहली बात तो मैं इस बात को खारिज करता हूँ। 230 जब विधायक के उम्मीदवार हमने चयन किए तो वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर और उनकी विजय की क्षमता के आधार पर चुने। इसलिए उनका काम खराब था ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा। काम तो हमारी जो रीति नीति है, जो हमारी जो तो वही कारण, ये बात मैं बिल्कुल मैं मान गया आपकी कि सबको मौका नहीं मिल सकता। लेकिन फिर जब वो एलिमिनेट हुए, अब बिसाहू लाल एलिमिनेट हुए, भूपेंद्र सिंह एलिमिनेट हुए, गोपाल भार्गव एलिमिनेट हुए, उषा ठाकुर एलिमिनेट हुई, तो मैं तो कारण कुछ समझना चाह रहा हूँ कि इनको कुछ कारण है। कारण कुछ नहीं, नए को मौका देना। देखिए सुने, कई लोग छूट भी तो गए थे, कई लोग छूट भी गए थे, जिनको लेना है इस बार उनको दिया गया है। इसलिए अब उनको यार कितने बार के विधायक है वो, ऐसे कई सारे लोग लिए गए हैं। अब जब प्रहलाद पटेल और इनको कैलाश विजयवर्गीय इनको लिया गया है, इनको जब चुना गया है तो इनके भी उपयोगिता है। देखिए सबकी उपयोगिता है, सबका काम है, और जिनको नहीं लिया है वो अनुपयोगी हैं या वो अक्षम है, ऐसी कोई बात नहीं। वो चलिए ठीक। आरपी सिंह जी, देखिए आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कैबिनेट का, आज एक बार में लंबा चौड़ा कैबिनेट गठन कर दिया है, 28 नाम सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी इन नामों को किस तरीके से देखती है? आरपी सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जयंत वर्मा जी,
फॉर्मूला आपको क्या समझ आया? क्या केवल जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया या कुछ और वजह भी थी जिनकी वजह से ये नाम जुड़े हैं इस बार कैबिनेट में? क्योंकि पिछली बार से तो तस्वीर आधी से ज्यादा बदल गई है। 10 ऐसे लोग हैं जो जीत कर आए थे, उन्हें मौका इस बार नहीं दिया गया है। देखिए, ये जो पूरा कैबिनेट बना है इसमें शिवराज सिंह मंत्रिमंडल के 12 चुनाव तो हार गए थे मंत्री, और 10 को अब की बार चुनाव जीतने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। अब केवल 6 मंत्री हैं जो शिवराज मंत्रिमंडल के थे, और उसमें भी लगभग 2-3 वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे के हैं। तो ऐसा लगता है कि ये यदि परफॉर्मेंस के आधार पे उनको उस मंत्रिमंडल से हटाया गया है तो शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में या तो फिर जो हार गए हैं तो वो तो जनता से भी कट गए थे ऐसा लगता है, और जिनको नहीं रखा है तो वो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। तो शिवराज सिंह मंत्रिमंडल कंडम मंत्रिमंडल था ऐसा लगता है। पहला तो यह है, और दूसरा यह है कि इसमें जाति का समीकरण काफी रखा गया है। 7 सामान्य वर्ग से हैं, 11 ओबीसी से हैं, 6 शेड्यूल कास्ट के हैं यानी अनुसूचित जाति के, 4 आदिवासी हैं और 5 महिलाएं हैं। तो ये इस प्रकार से एक संतुलन बनाया गया है। ओबीसी के सबसे ज्यादा हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी भी ओबीसी की है। और ज्योतिरादित्य मंत्रिमंडल के उनके जो साथ गए थे कांग्रेस से, उसमें से 3 या 4 अभी मंत्रिमंडल में हैं। अब यह है कि गोपाल भार्गव जो बहुत सीनियर थे और 9 बार के विधायक रहे और प्रोटेम स्पीकर भी थे, उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। तो ये एक बात है, हो सकता है कि उनको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा क्योंकि संगठन का बहुत सारा काम है। अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं तो बहुत सारे काम है, तो इनको और कोई काम दिया जा सकेगा। अब यह है कि हर संसदीय क्षेत्र से एक को तो लेना, मतलब ऐसा फार्मूला रहेगा ये सोचा जा रहा था, पर केवल लगभग 21 जिलों से लोगों को लिया गया है मंत्रियों को, और उसमें भी 4-5 जिले ऐसे हैं जहां से कि 2-2 मंत्री आ गए हैं, जैसे इंदौर है, भोपाल, नरसिंहपुर, ग्वालियर, दमोह, यहाँ से 2-2 मंत्री हैं। तो ये भी हो सकता है कि भाई वो सांसद हैं तो अब उनको तो लेना ही पड़ेगा ये सारी चीजें। रीति पाठक जो सांसद थी और सीधी से उनको नहीं लिया गया है, तो हो सकता है उनको और कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो मंत्रिमंडल तो काफी मतलब अच्छा है, और इसमें बहुत ही सीनियर मतलब जो बहुत अनुभवी लोगों में हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं। तो ये लोग तो काफ़ी अनुभवी लोग हैं, और उनके कारण मुझे लगता है कि इसका काफ़ी जो कैबिनेट में चर्चाएं होंगी वो सतही चर्चाएं नहीं होंगी, और इनके रहते हुए काफ़ी सीनियर, क्योंकि ये संसद में कई बार रह चुके हैं। मुझे लगता है कि जैसी की अपेक्षा थी ये ऐसा मंत्रिमंडल आ गया है। इसमें यही है कि शिवराज सिंह का जो भी काम धाम था और वो जो था वो उससे जो हाईकमान है यानी कि प्रधानमंत्री और जो अमित शाह हैं और नड्डा जी, ये लोग ज़्यादा खुश नहीं थे ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी काफ़ी लोगों की छटनी हो गई है उसमें से। और खुद जो शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं खास जगह नहीं दक्षिण का कुछ प्रभार दिया जा रहा है, मतलब जबकि कहा यह जा रहा था कि उनकी जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसने ही इतनी सारी सीटें दिला दी हैं। तो ये बात है। अब देखिए 34 लोगों को मंत्रिमंडल में रख सकते हैं मध्य प्रदेश में, और अभी 28 और 2 उप मुख्यमंत्री ऐसे 30 हो चुके हैं। तो स्पेस और ये है कि अभी गुंजाइश भी है कि 1-2-3 लोगों को बाद में लिया जा सकेगा। ठीक, आरपी सिंह जी आपका और ये है कि बहुत से अभी वो हैं कॉर्पोरेशंस हैं बहुत सारे। ठीक, मैं लौट रहा हूँ सर। आरपी सिंह जी आपका रिएक्शन। मेरा
अब 3 तारीख से आप देखिए 25 दिन हो गए, डबल इंजन की सरकार जो है वो जिस प्रकार का मंत्रिमंडल लेके आई है, मुझे लगता है कि ये इनका भारतीय जनता पार्टी का एक निजी विषय है, इनका प्रेरोगेटिव भी है कि किस प्रकार का मंत्रिमंडल और किस प्रकार की टीम जो है वो मोहन यादव जी अपने साथ रखना चाहते हैं या मोदी जी किस प्रकार की टीम तैनात करना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। हमारा तो सिर्फ एक ही विषय है कि इनका जो संकल्प पत्र है, जिसको मोहन यादव जी ने भी कहा कि वो गीता और रामायण के समान उनके लिए पूज्य होगा और अच्छे से पालन करेंगे, तो बस हमें तो आज से यही देखना है कि कल से किस जो संकल्प है और जो इनकी घोषणा है उसका अनुपालन और क्रियान्वयन प्रारंभ हो रहा है, उस पर हमारी सीधी नजर रहेगी। साथ ही देखिए, आप स्पष्ट रूप से जयंत वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शिवराज सिंह जी को खारिज कर दिया है इसमें, उसका भी कारण है क्योंकि शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना थी, जिसे माना जा रहा है कि गेम चेंजर थी, वो कम से कम मध्य प्रदेश की जनता के मानस पटल से हट जाए और मोदी के मन में मध्य प्रदेश जो नारा था इनका, उसी को ये चलाना चाहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं और सिर्फ मोदी जी एकल इनके मुझे लगता है कि हीरो है, इनकी मूवी चलाना चाहते हैं, लेकिन इनका निजी विषय है। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह को एक सिरे से खारिज कर दिया भाई, हमारे किसी को खारिज नहीं किया है। मैंने क्या कहा आपसे कि आपकी पार्टी का निजी, हमारे यहाँ किसी को खारिज नहीं किया, सबको काम दे दिया अलग अलग। मालू जी यदि मैं आपके जैसे नकारात्मक बात करूंगा तो मोहन यादव जी ने नहीं, नकारात्मक नहीं, आपके यहाँ तो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को चुनाव हारने के बाद में खारिज कर दिया, उनके विरोधियों को बिठा दिया वहाँ। 9 बार के विधायक उमंग सिंगार जो उनको ब्लैकमेलर कहते थे उनको बिठा दिया, आपने बाहर बैठा दिया, तो फिर घर नहीं बैठेंगे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके मंत्रिमंडल में वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, किसी को खारिज थोड़ी करते भाई भारतीय जनता पार्टी वाले। आपके यहाँ जितना पंचायती सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। आपका ये निजी विषय है आपकी पार्टी का, आपका प्रेरोगेटिव है। हाँ, तो आपके यहाँ क्या हुआ वो भी देख लो जरा, किस तरह से दिग्विजय सिंह विरोधी, कमलनाथ विरोधी आपके यहाँ। युवाओं को आशीर्वाद दिया और हम आपको चैन से नहीं जीने देंगे 1 घंटे भी अब आगामी चुनाव तक। अरे आप चैन से कुछ जी लो वही बड़ी बात है, सुनो चैन से कुछ जी लो वही बड़ी बात है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह आपको चैन से नहीं जीने देंगे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपको चैन से नहीं जीने देंगे। हमने गोरों को भगाया, चोरों को नहीं भगाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है मालू जी, लेकिन ये सवाल जयंत जी ने भी जो उठाया वो ये कि जो पिछले चेहरे थे, आज क्योंकि केवल 6 पुराने चेहरों ने शपथ ली और उनमें भी 3 ऐसे, प्रद्युम्न सिंह तोमर की आप बात कर लें, तुलसी सिलावट की बात कर लें या फिर गोविंद सिंह राजपूत की बात कर लें, ये तीनों तो कांग्रेस से बीजेपी में आए, इनको सिंधिया समर्थक माना जाता है। तो फिर जो पुरानी कैबिनेट थी उसमें जो पुराने नेता थे, जो बीजेपी के नेता थे, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उनको एक तरह से क्यों साइडलाइन कर दिया गया और अब इतनी सारी जिम्मेदारियां, क्या गोपाल भार्गव को लेकर कुछ सोचा है पार्टी ने, क्या भूपेंद्र सिंह को लेकर सोचा है या अन्य जो नेता हैं उनको लेकर कुछ सोचा है? पहली बात तो यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल होता तो किसी का गुट नहीं होता है, ये तो इन लोगों ने बनाया, ये गुट वो गुट, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। नहीं, गोविंद मान जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिंधिया का स्वागत कैसे किया वो तो आपने देखा होगा। कोई गुट नहीं है किसी का, कोई देखिए किसी का कोई हिस्सा नहीं, कोई किसी का गुट नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं और पार्टी के अनुशासन का पालन कर रहे हैं। पहली बात, मेरी बात तो मजा नहीं दीजिए, आपने प्रश्न कर लिया, आपने कहा इनको खारिज कर दिया, किसी को खारिज नहीं करा, ये सब भारतीय जनता पार्टी उमा भारती जी के मंत्रिमंडल में जो लोग थे वो शिवराज जी के मंत्रिमंडल में थे, तो इनका क्या उनके हो गए, फिर वो उनके कैसे हो गए? ये आप लोगों का अपना बनाया फेनोमेना है, हमारे यहाँ नहीं है। और 10 में से अगर 13 मंत्री हमारे चुनाव हार गए, जो विधायक थे, उस 10 में से 6 ले लिए, अब क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा क्या? एक का कोई किसी का हमेशा का एक अधिकार नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, हमारे यहाँ हर व्यक्ति को मौका मिलता है, किसी को कब मौका मिलता है, किसी को कब मौका मिलता है, 3-3, 4-4 बार के विधायक को मौका दी। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम की आपको सराहना करनी चाहिए कि पार्टी के नेतृत्व ने
कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया कि कोई एक दबाव किसी का भी नहीं रहता है, वो काम सबके लिए। मैंने आपसे क्या कहा, उनके अनुभवों का लाभ सबका लिया जाएगा। गोपाल भार्गव जी 2003 से मंत्रिमंडल में है ना, फिर बाद में भूपेंद्र सिंह जी मंत्रिमंडल में रहे, उनके दूसरे भी काम है उनके पास, पार्टी के संगठन के कई सारे काम हैं, लगातार विधायक 9 बार के विधायक, आपने खुद ही कहा। देखिए हमेशा नए को मौका देने का, मैंने तो उनका खुद इंटरव्यू किया था सर चुनाव के दौरान, और उन्होंने ये कहा था कि मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे कुछ इशारा मिला है, ये उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा था। देखिए वो तो उस समय मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, उनको इशारा मिला है, मंत्री भी नहीं बना है। उनको इशारा सुनिए, उनको इशारा ये मिला है कि पार्टी की सरकार आप सब प्राणपण से जुटकर बनाइए और हमको बड़े बहुमत के साथ ये बात नहीं हुई थी सर, मैं तो रैली में गया था, मैंने बातचीत की थी वहां पर, और मोदी की गारंटी वो इंटरव्यू हमने चलाया था उनका, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बातचीत हुई है, इशारा मिला है, हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब काम करेंगे, उनको ये कहा गया था। इसलिए आप लोग ये जो जिस सेक्शन में देखते हैं कि पार्टी, वो कांग्रेस का सेक्शन है, वो हमारा नहीं है। कांग्रेस की वो रणनीति, कांग्रेस का हिस्सा है, कांग्रेस किस तरह विचार करती है, हम कांग्रेस की तरह विचार नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कभी वर्टिकल विभाजन हुआ है, कांग्रेस के 10 वर्टिकल विभाजन हुए। पिछली बार से क्या आपको बैलेंस ज्यादा नजर आता है? क्योंकि पिछली बार जब वो लोग आए कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, अब आप ये बताइए, तो उनका दबदबा था, क्या इस बार वो दबदबा कम? क्या ग्वालियर चंबल का दबदबा कम? क्या क्षेत्रवार, क्योंकि मालवा निमाड़ से सीटें भी ज्यादा हैं सर, 66 सीट है वहां से, उस हिसाब से अगर ज्यादा लोग हैं वहां पर, तो क्या बैलेंस आपको वो बेहतर दिखा है इस मंत्रिमंडल में? बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस है। देखिए मुझे लगता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के आए थे तो वो आर्किटेक्ट थे इस सरकार के और उनका बड़ा दबदबा रहा होगा, पर धीरे धीरे अब वो उनके जो लोग थे उनके जो परफॉर्मेंस है वो भी देखा गया। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब बड़ा बैलेंस पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है और इसमें इस प्रकार का एक तरफा मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है कि उनके जो लॉयल लोग थे उनको ही यहाँ रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे लगता है बेटर मंत्रिमंडल है अब की बार। ठीक, मालू जी का आखिरी सवाल आपसे, और इसमें इसके गठन में चूंकि दिल्ली की बहुत ज्यादा इंतजार अब उसके लिए तो हमें नहीं करना पड़ेगा कि विभाग के लिए भी अब दौड़ भाग हो रही है और बहुत इंतजार करना पड़े? जब ये हो गया तो वो भी जल्दी होगा, आप चिंता मत करिए, जल्दी हुआ क्या मालूम जी, बन गई। देखिए मंथन 22 दिन बाद कैबिनेट का गठन हुआ मालूम जी, सुनिए विचार विमर्श करके होता है, हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं होता। और बहुत ज्यादा आकलन कयास इस पर ना करने पड़े और जल्द ही ये लोग अपने विभाग के साथ हम पहचाने जाएंगे, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मंत्री बन गए तो वो भी होगा सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बैलेंस कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल को फिलहाल कहा जा रहा है, लेकिन अब इनकी जो परीक्षा है वो इनके काम पर होगी और उसी कसौटी पर ये कितना खरे उतरते हैं आकलन अब कुछ साल बाद होगा इनके कामकाज का। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।